आज अंतिम क्लास में है, तो बहुत सारी बातें जो है उस हिसाब से भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो उद्देश्य है वो आपकी परीक्षा की सफलता है और साथ साथ आपको एक अच्छा जागरूक नागरिक बनाना और आपके अधिकारों की रक्षा भी। तो आपको मैंने पूरे सत्र के दौरान पूरे साल भर जो भी सिलेबस पढ़ाया उसमें आपके सर्वांगीण विकास की कोशिश की कि आपका संपूर्ण विकास कैसे। उसके साथ साथ कुछ बातें हैं जो आपको बहुत मजबूत करेंगी। एक चीज ध्यान रखिए कि आप हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक जीवन है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक अनुभवों से गुजरता है। तो उसके परसेप्शन तैयार होते हैं समाज के प्रति, लोगों के प्रति, काम के प्रति, देश के प्रति, राजनीति के प्रति। उनके कुछ परसेप्शन तैयार होते हैं। किसी की श्रद्धा धर्म में है और बहुत ज्यादा श्रद्धा है, और उस धर्म को यदि कोई भला बुरा कहता है या उस धर्म के किसी व्यक्ति को भी भला बुरा कहता है, तो चाहे उस व्यक्ति में भला बुरा कहने वाले व्यक्ति में लाख अच्छाइयां हो, वो बहुत अच्छा काम करता हो, क्योंकि वो उसके धर्म को नजरअंदाज करता है या उसको कुछ बोलता है, इसलिए वो व्यक्ति उसकी दृष्टि में खराब हो जाता है। तो व्यक्ति सब कुछ जो है वो नहीं जानता। तो हम लोग जो राजनेताओं के प्रति जो परसेप्शन बनाते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों के प्रति जो परसेप्शन बनाते हैं, वो इसी आधार पर बनाते हैं। तो हम कई बार अनावश्यक दुखी होते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं सोचता। अब जिसके सेना के प्रति कटु अनुभव होंगे, मान लिया जाए उसका सेना से कभी पाला पड़ा, मिलिट्री से, और जब कभी भी उसके अनुभव अगर ठीक नहीं रहे होंगे तो वो कई मामलों में सेना का आलोचक हो जाता है। पुलिस से किसी का वास्ता पड़ा और उसके अनुभव खराब है पुलिस के प्रति, तो वो पुलिस के प्रति खराब अनुभव की चर्चा करता रहता है। लेकिन जिन लोगों का कभी पुलिस से पाला नहीं पड़ा और उनको लगता है कि ये बस देश के रक्षक हैं और बहुत अच्छे लोग हैं और वॉरियर्स हैं और ये कोई गलती नहीं करते हैं, तो वो एक तरह से उसकी तारीफ में, भक्ति में लीन हो जाता है। तो विभिन्न अनुभवों से जब हम लोग गुजरते हैं तो हमारा परसेप्शन बनता है अलग अलग क्षेत्रों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, संस्थाओं के प्रति, राजनीति के प्रति। तो राजनेता भी कई तरह के हैं। उनके कभी आपको बयान अच्छे लगते हैं, कभी कभी किसी को कोई बयान बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन जो कुछ लोग राजनेताओं को पसंद करने लगते हैं तो उनके हर बयान अच्छे लगते हैं। यही धर्म क्षेत्र के लोगों के साथ है, ये राजनीति के क्षेत्र के लोगों के साथ है। तो हम लोगों की समझ और उस व्यक्ति की समझ जो बयान दे रहा है, ये कर रहा है, ये आपको भविष्य में बहुत उद्वेलित करेंगी ये चीजें। खास करके जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करके निकलते हैं तो हम जो पढ़ाई करते हैं उसके बाद हमारा सोचने समझने का जो दायरा बढ़ता है, तो पहले हमको हो सकता है कि कोई निजी बात पर चोट लगने पर हमको रात भर नींद ना आती हो, यानी कि हमको निजी तौर पे अगर घर पे किसी ने कुछ कह दिया, हमारे परिवार के सदस्य ने कुछ कह दिया, भाई बहन ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, पिता ने कह दिया, माँ ने कह दिया, किसी ने भी बिल्कुल नजदीकी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, तो हम लोग हर्ट हो जाते हैं और हमको रात भर नींद नहीं आती, या हम उस पर सोचने लगते हैं या खूब रोते हैं। घर परिवार में तो हम बदला लेने के नहीं सोचते, लेकिन दुखी बहुत होते हैं।
लेकिन जब हमारा दायरा बढ़ता है और हम पढ़ते पढ़ते राजनीति के क्षेत्र में निकलते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में निकलते हैं, भूगोल को पढ़ते हैं, पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, कानूनों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उन चीजों से प्रभावित होने लगते हैं। देश में कुछ गलत कानून अगर संसद ने बना दिया तो हमको दिन भर गुस्सा आएगा कि इन सांसदों को इतनी भी समझ नहीं है कि ये कानून पास होना चाहिए, राज्यसभा ने कैसे पास कर दिया, और राष्ट्रपति तो सिग्नेचर कर ही देगा और रबर स्टाम्प होता है। राष्ट्रपति को तो सोचना चाहिए ना कि ये कानून बनने लायक नहीं है। हम लोग दुखी हो जाएंगे। अज्ञानी आदमी का क्या है कि जिसने पॉलिटी नहीं पढ़ा है, उस कानून को नहीं पढ़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोकसभा क्या कर रही, राज्यसभा क्या कर रही, राष्ट्रपति क्या कर रहा है, और वो कानून इंप्लीमेंट होगा तो उसके ऊपर कोई असर भी आता होगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। लेकिन जब हम समझ जाते हैं तो हमको फर्क पड़ता है। हो सकता है उस दिन रात भर नींद ना आए, क्योंकि मामला लोकसभा राज्यसभा का है, राष्ट्रपति भवन का है। हमें क्या लेना, हम यहाँ सोए हुए आराम से अपने घर में। नहीं, ऐसा नहीं, वो फर्क डालता है, क्योंकि हम उससे अटैच हो गए ज्ञान के माध्यम से। जब हम जुड़ते हैं किसी चीज से तो उसका एक ही तरीका होता है, ज्ञान। हम सिर्फ ज्ञान के माध्यम से जुड़ते हैं। नॉलेज ही नहीं होगा हमको उस चीज का तो हम जुड़ेंगे नहीं। अभी आपने देखा एक मादा हाथी को किस तरह से हत्या कर दी गई उसकी, उसके ऊपर कितना इमोशंस आ रहा। अब ये न्यूज जिसको पता चलेगी, और खास करके जो प्रोजेक्ट एलिफेंट को जानता है और जो पर्यावरण को जानता है, भारत में हाथियों की संख्या को जानता है, और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के तहत वो एलिफेंट को कैसे पढ़ता है, और एलिफेंट रिजर्व्स कैसे बनाए गए हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क में एलिफेंट ज्यादा है, अगर इस तरह की स्थितियों को जानेगा तो यहाँ केवल मानवता का पक्ष नहीं रहेगा, या और भी पक्ष उसके सामने होंगे, तब उसके सोचने का दायरा दूसरी तरह का होगा। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, चीजों को जानते जाएंगे, हमारा दायरा बढ़ता जाएगा और दुखी होने का दायरा भी बढ़ता जाएगा। आज हम हो सकता है कि हमको रात भर नींद ना आए अपने परिवार वालों की वजह से, दूसरे दिन हमारा ज्ञान बढ़ गया तो हम वो पर्यावरण के बारे में सोच करके दुखी हैं और नींद ना आए अपने को। फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय किसी घटना पे हमको हो सकता है कि अमेरिका में कुछ हो रहा है तो उससे हम लोग हिल जाएं। तो ये दायरा बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम ज्ञान के क्षेत्र में नीचे गहरे उतरते जाते हैं तो हमारे असंतोष का, हमारे दुखी होने का, हमारे धैर्य के टूटने का दायरा बढ़ता जाता है। और जब हम ज्ञान के बहुत सारे सागर को, यानी कि बहुत सारे हिस्से को, ज्ञान के सागर के बहुत बड़े हिस्से को जब क्रॉस करने की स्थिति में आ जाते हैं, तो फिर वापस पुनः शांति लौटती मन में, क्योंकि उस समय में हम लोग सबके रोल समझ चुके होते हैं कि इसकी भूमिका है, इसने इतनी भूमिका इस रूप में की, इसने ये भूमिका इस रूप में की, इस भूमिका में ये कमी थी, इस भूमिका में ये क्या। हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं। तो हम लोगों को प्रशासन में इमोशनल नहीं होना है उतना। इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है, एम्पैथी की जरूरत है, सिंपैथी की नहीं, एम्पैथी की जरूरत है। लेकिन हमें उस तरह से भावुक होकर के बहना नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे काम नहीं होगा। हमें एक्शन लेनी है, काम करना है, तो स्थिर चित्त रहना पड़ेगा, स्थिर प्रज्ञ रहना पड़ेगा, उससे निर्लिप्त होकर के हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक्शन लेनी है, दिमाग को ठीक रखना है। इसलिए कोई व्यक्ति, देखिए आप अगर यहाँ शहर में रहते हैं और शहर में आ गए किसी बड़े, और गांव गए हुए आपको जो है वो 3 महीने हो गए या 4 महीने हो गए, कई बार 1 साल हो गया है, तो आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि आप आईएएस की तैयारी करें या पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी परीक्षा को दें और बड़े अधिकारी बन जाएं, या यूं कहें कि वो चाहता नहीं चाहता एक अपनी जगह है, लेकिन वो आपके बारे में जैसे ही सुनता है कि आप तैयारी कर रहे हैं या आप बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो एकदम से वो दुखी हो जाता है। और फिर उससे जब कुछ मत लेने की कोशिश करते हैं घर वाले आपके, आप खुद कोई मत लेने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा वहां तैयारी कर रहा है,
और अब वो बन जाएगा, तो अचानक से वो झिड़क देता है, बोले ऐसे कोई बनते हैं क्या? बहुत देखे ऐसे, और ऐसे कोई नहीं बनने वाला। तो इस तरह की जो अगर वो बात कर देता है, तो ये बात आपके सामने जब होती है, जब आपको पता चलती है, तो ये आपको 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक परेशान कर सकती है। हो सकता है कुछ लोग माहिर हो गए हों, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को 1 घंटा भी परेशान नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, करती है, सभी को करती है। यह है कि उसको कौन कितनी जल्दी भुला देता है, ये इसकी प्रैक्टिस है। अब उस व्यक्ति की बात को यदि आप भुलाएंगे नहीं, या तो फिर उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करके ज्यादा कठोर अनुशासन पालन कीजिए और कठोर टाइम टेबल बना लीजिए अपना, और पढ़ाई में बैठ जाइए, मुझे उसको दिखाना है साले, मैं उसको बता के मानूंगा क्या ये क्या होता है, उसको समझ में नहीं आता कुछ। तो या तो आप जोश भर लीजिए, उसको फ्यूल बना लीजिए, अपनी तैयारी का फ्यूल बना लीजिए। और अगर आप फ्यूल नहीं बना पाते तो फिर आप उसको इग्नोर करना सीखिए। तो इग्नोर कई लोग बहुत देर में कर पाते हैं, कई लोगों को 72 घंटे लग जाते हैं, कई को 1 सप्ताह भी लग जाता है, दिमाग ही खराब रहता है उनका, उसने ऐसा बोल कैसे दिया, उससे हम पैसे ले रहे हैं क्या, उसने आखिर ऐसा मत। अब जैसे आप तो खैर पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको ये बाधाएं कितनी आती हैं मैं नहीं जानता, या आपके घर वालों से कितने लोग संपर्क में ये मैं नहीं जानता। कई बार क्या होता है कि आप तो गांव नहीं गए, लेकिन आपने हालचाल पूछने के लिए घर पे फोन लगा लिया, तो मम्मी पापा को, भाई बहन को, किसी को भी फोन लगा लिया, तो फोन पे बात करते समय उन्होंने अचानक से बोल दिया कि वो दरअसल कल मैं उधर बाहर, आपकी मम्मी ने बोल दिया कल मैं वो उधर बाहर गई थी ना, तो भैया मिल गए थे। तो वो बोल रहे थे कि ऐसा है कि वो जो है तैयारी जरूर कर रहा है, लेकिन वो बनेगा नहीं, ये लिख लो, तुम लिख के रख लो। वो यहां तक बोल देगा कि ये लिख के रख लो, बनेगा नहीं कुछ, ये लो भाई। अब उससे किसने पूछा कि बनना है कि नहीं बनना है, कि आप अपनी राय दो, उससे भी दिमाग खराब हो सकता है। तो कई बार आप समस्या मोल लेने नहीं जाते। अब जैसे हम लोग कोचिंग क्लास चला रहे हैं, तो हमारे जो नंबर हैं वो वेबसाइट पे हैं, और सोशल मीडिया में सब जगह है। अब ऐसे में हम लोग तो 24 घंटे जो है फोन, हालांकि साइलेंट रहता है कई बार, लेकिन फिर भी अटेंड करना पड़ता है, फिर भी किसी का मिस कॉल देख करके लगाना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति वहां से उठाएगा नंबर और लगा देगा, चलो बात करते हैं, आइए इसकी क्लास चलाते हैं। कुछ भी बात करने लगे, फिर बोलते हैं सर ऐसे क्लास थोड़ी चलती है, तो अब क्या करें उसका। अब वो सिखाएगा कोई आदमी कि क्लास कैसे चलती है, तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि ऐसी नौबत कम ही आती है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो इस दुनिया में एक ये, दरअसल यहां से आप जब जाएंगे, रोज हम गाइड करते रहते हैं आपको, तो आप थोड़े से फ्रेश रहते हैं, रोज सुबह हम मिल जाते हैं, फिर आपके ऊपर जो भी पिछले 24 घंटे में जो भी कुछ आपके साथ बुरा हुआ वो सब धुल जाता है, क्योंकि नए सिरे से बात होती है, नए सिरे से हम अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन अब चूंकि आप खुद, जो लोग जा रहे हैं वो खुद अपने से तैयारी करेंगे, तो इस चुनौती का सामना करना सीखना पड़ेगा आपको। ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि ये बार बार जब आती ना, तो ये एडवर्टीजमेंट आपने देखा बार बार आता है। आपको लगता होगा यार ये अभी 10 मिनट पहले यही बात कह रहा था कि इस तरह से दांत साफ करो, चमकते हैं इस वाले से, अभी फिर 10 मिनट आके फिर बता रहा है कि इस तरह से दांत साफ करो, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, और फिर तुम किसी काम के नहीं रहोगे, तो तुम जो है इस वाले को इस्तेमाल करो। ये हर 10 मिनट में आके क्यों बताता है? दरअसल हम मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो ये है कि अच्छी चीजों को भी बार बार बतानी पड़ती है और बुरी चीजों को भी हटाने के लिए। और बुरी चीजें तो बार बार आती है हमारे सामने, जो बुराई है और जो बदमाश है वो तो निरंतर कंटिन्यूअस प्रयास करते रहते हैं, वो अपना प्रयास छोड़ते थोड़ी हैं, वो तो लगातार करते हैं। लगातार जब वो प्रयास करते हैं तो आपके ऊपर अनुत्साह और बेचैनी और अशांति
वो भी निरंतर रूप से आती है, बेचैनी निरंतर रूप से आती है। अब ये देखो, अब कोरोना वाला जो पूरा एपिसोड हुआ, इसमें तो ऐसा ही हुआ ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी जैसा, कि आपने मान लिया। कल मैं एक चुटकुला जैसा पढ़ रहा था, उसने एक सर हैं, वो कोई अच्छा लिखते हैं, तो फेसबुक पे लिखे थे कि पहले लिखा था कि उन्होंने बड़ा मजेदार ढंग से लिखा। पहले उन्होंने लिखा कि पहले ऐसा होता था कि शेर आ गया है, सब लोग घर में बंद हो जाओ। तो लॉकडाउन जब शुरू में हुआ और जनता कर्फ्यू लगा और ये सारी चीजें हुई, तो बोल रहे हैं कि पहले ऐसा था कि शेर आ गया, सब लोग कमरे में बंद हो जाओ, बिल्कुल सब हो गए। अब वो बोल रहे हैं कि शेर तो आ गया, अब तुम भी बाहर आ जाओ, क्योंकि रहना तो इसी के साथ है। और ये पहले तो बोल रहे थे आपके शेर आ गया खा जाएगा, अंदर रहो। अब बोल रहा है शेर आ गया खा भी सकता है, लेकिन रहना इसी के साथ है। फिर अब जब ये आ ही गया है और इसके साथ ही रहना है, तो अच्छे से रहो, सावधानी पूर्वक रहो, मास्क पहन लो, सैनिटाइजर लगा लो और इसी के साथ रहो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब मानसिक स्थितियां ज्यादा है। और कुछ लोगों ने थ्योरी निकाली है कि जो रईस देश हैं, ज्यादा पैसे वाले देश हैं, उनको ज्यादा बीमारी लगी, उन्होंने इसको बहुत हाइप बना लिया। हम लोग तो वैसे भी इससे ज्यादा दूसरी बीमारियों से मर जाते हैं, टीबी से मर जाते हैं, तो कोरोना से भी मर जाएंगे कुछ लोग। जब 3-4 लाख लोग वैसे ही साल भर में मर जाते हैं टीबी से, और 2-4 लाख लोग दो छोटी मोटी दूसरी बीमारी से मर जाते हैं, वो सब सर्टेन है। तो फिर ये ऐसी कौन सी बड़ी समस्या आ गई, 3-4 लाख लोग इससे भी मर जाया करेंगे साल भर में, और क्या होगा, लेकिन जीवन तो चलेगा ना। तो इतना अब धीरे धीरे हो सकता है कि सब लोग बहुत ही लाइट लेने लगे एक तरफ, हम बिल्कुल ही। तो ये जो परसेप्शन है हम लोग जो बनाते हैं समाज के प्रति, ये सब वाकई में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक है। जैसे मैं आपको कई बार बोलता हूं कि मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। तो फिर इतने दिनों में तो पूरी दुनिया ही डूब गई थी एक तरह से। काफी लोग जो 2-3 महीने से जो ऐसा सोच रहे थे कि अब तो कुछ होना ही नहीं है, अब तो कोई परीक्षा ही नहीं है, अब हो सकता है परीक्षा ही ना हो सकता है अब हमेशा के लिए ही बंद हो जाए। ऐसा नहीं होता। कई तरह के पेंडेमिक आए हैं, कई तरह की महामारियां समय समय पे आती रही हैं, दुनिया चलती रही है, हमने प्रोग्रेस की है। कुछ वायरस चले गए हैं, कुछ के खिलाफ हमने वैक्सीन बना ली है। वायरस ने कई सारे ने अपना बिनाइन स्वरूप बना लिया है, स्वरूप बदल लिया है। कभी कभी वायरस नहीं भी गए हैं, उन्होंने यहीं रहना स्वीकार कर लिया है, हमारे बीच ही है, आज भी है, कहाँ गए हैं, नहीं गए हैं, और फिर भी हम रहते हैं। होती है सर्दी खांसी, हल्का बुखार आता है, परेशान होते हैं, गोली खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, काम पे चले जाते हैं। फिर दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन वैसे ही हर साल ही होता है, फ्लू का इन्फेक्शन सब लोगों को एक दूसरे से होता रहता है। आप ग्रुप में जहां बैठते हैं, सर्दी खांसी वाला कोई आदमी बैठा था, थोड़ी देर बाद आपका भी बदन दर्द होने लगता है, हाथ पैर टूटने लगते हैं और बुखार आ जाता है, शाम तक पता चल जाता है। स्कूल का आपका अनुभव होगा कि दोपहर में किसी ऐसे बच्चे के पास बैठे थे, ऐसे व्यक्ति से मिले थे। इसलिए जो समझदार लोग हैं, खास करके प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत हाथ मिलाना पड़ता है। अब तो हाथ मिलाने वाली बात बंद सी हो गई है, मतलब अब एक तरह से बहुत कम हो गया। लेकिन पहले हम लोग जब नौकरी में थे तब दिन भर हाथ मिलाना पड़ते थे। सबऑर्डिनेट आते थे कुछ कुछ, या साथ के कॉलीग होते थे या सीनियर्स होते थे, वो हाथ बढ़ाते थे। अब अगर आपका बॉस इतना बड़ा अधिकारी है और वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, तो आपको हाथ मिलाना ही है उससे। अब ऐसे में आप हाथ नहीं जोड़ सकते कि नहीं साहब हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, अभी आपको सर्दी हो रही थी, अभी आप खांस रहे थे थोड़ी देर पहले, तो भी मिलाते थे, उससे भी हो जाती थी। लेकिन ये सब चीजें चल रही थी। और वैसे ही अब जीवन शैली, अब थोड़ा सा कोरोना में थोड़ी लोगों ने सख्ती बरती। अब वो नमस्कार करेगा बॉस से तो बॉस इतना बुरा नहीं मानेगा, उसको अपनी गलती का एहसास होगा, मुझे भी नहीं मिलाना था, हो सकता है वो भी ना मिलाए। तो परिस्थितियां सब बदल जाती है। और लेकिन जो मैं आपसे खास बात ये कहना चाह रहा था कि आपको मन को दुखी नहीं करना है। लोग कुछ भी सोचते रहे, वो उसका अपना लेवल है। किसी आदमी को ऐसा लगता है कि वो 4 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठा लेकिन उसका प्रीलिम्स नहीं निकला। फिर उसने अपने बच्चे के लिए ट्राई किया, उसका बच्चा भी 2-3 बार बैठा पर वो थक हार गया।
उसके ताऊ के, चाचा के, मामा के, काका के, किसी के कोई लड़के हों, लड़कियां हों, वो भी दिल्ली में जाके कोचिंग करके आई। और दिल्ली में तो बहुत सारे कोचिंग करते हैं, लाखों लोग कोचिंग करते हैं। अब लाखों लोग कोचिंग करते हैं, सिलेक्शन तो 1000 लोगों का होता है। तो लाखों में से जब 1000 लोगों का सिलेक्शन होगा तो लाखों लोग बाहर भी तो हैं, 1000 का होगा, बाकी सब तो बाहर रहेंगे। तो सब निगेटिविटी फैलाते रहते हैं, जितने भी बाहर रहते हैं वो बोलते हैं हमने भी की थी, 2 साल कोचिंग की थी हमने और हमारा तो कुछ हुआ नहीं। तो अब उनका क्यों नहीं हुआ, उसका क्या कारण है? कि आप कितना खाना खा लेते, ठूस ठूस के चावल खा लेते थे रात को, खूब जम के पेट भर के खाते थे, फिर सुबह 8-9 बजे उठते थे, 2-4 घंटे अखबार पढ़ते थे। अखबार भी समझ में नहीं आता था, जैसे हम आपको समझा रहे हैं ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ना। आप लोग जो जा रहे हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ने का स्टाइल विकसित करना, नोट्स बनाना उसके, जैसे आपको बताएं अभी। तो आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे सब्जेक्ट को लेते हैं, जुनून कितना था आपका? हाँ? अब एक लड़का जो बदनामी करता रहता है कि दिल्ली की कोचिंग जो है वो बेकार है, दिल्ली की एक भी कोचिंग ठीक नहीं है वो। लेकिन मैं जब उसको जानता था उन दिनों में, मैंने उसको देखा है कि वो जो उसकी मकान मालकिन है उसके साथ 2-2, 3-3 घंटे तक गेट पे खड़ा होकर के बातें करते थे दोनों, मकान मालकिन और वो दोनों। अब 3-3 घंटे में तुम अपनी मकान मालकिन से बात करते हो तो फिर पास कैसे हो जाओगे? तो उसी दिन हमको दिख गया था जिंदगी में कभी आईएएस नहीं बनना है, इसका कभी बन ही नहीं सकता है, लक्षण दिख जाते हैं आपके। तो आप करते क्या हो दिल्ली में रह के? आप करते क्या हो? पढ़ाई करते हो कि नहीं? लिखते हो कि नहीं? नोट्स बनाते हो कि नहीं? और फिर प्रॉपर टेस्ट देते हो, टेस्ट में प्रोग्रेस देखते हो, बेचैन रहते हो कि नहीं? फिर प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही तो उसके लिए बेचैन भी रहना पड़ेगा ना। तो मेहनत करते रहना पड़ता है, लगातार फाइट करते रहना पड़ता है, और फिर अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहना पड़ता है, हैंडराइटिंग को सुधारना पड़ता है। अंडरलाइन करके पढ़ने की आदत नहीं है तो वो भी कई बार नुकसान कर जाती है, क्योंकि जब आप रिवीजन करने जाओगे तो आपको फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो केवल आप अंडरलाइन वाला हिस्सा पढ़ोगे। तो आपके पढ़ने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके खाने का तरीका, आप कब उठते हो, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, क्योंकि मेंटली भी तो आपको ठीक रखना है, कंपटीशन है, तो मेंटली भी फिट होना पड़ेगा। तो हम जब विराट कोहली की फिटनेस की बात करते हैं तो खाने पे कितना ध्यान देता है, वो घूमने फिरने और मैदान के चक्कर लगाने पे कितना ध्यान देता है, एक्सरसाइज और जिम के ऊपर कितना ध्यान देता है, क्योंकि उसका शारीरिक काम आपका भी है, लेकिन आपको शरीर को भी स्वस्थ रखना है, दिमाग को भी स्वस्थ रखना है। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, 24 घंटे होशो हवाश में रहना पड़ता है, 24 घंटे अपने टारगेट पे ध्यान रखना पड़ता है, तब आप बनते हैं। ऐसे थोड़ी बनेंगे आप, ऐसे तो फिर आप टीचर को गाली देते रहना, कोचिंग क्लास को गाली देते रहना, ये स्थान को गाली दे देना, वो जगह ही खराब है, वहां कुछ नहीं हो सकता, वो अपशकुन है, वो कॉलोनी में जो रहता है वो कभी पास ही नहीं होता, ऐसे कुछ भी बना लेना। तो अपनी सफलताओं का, अपनी असफलताओं का ठीकरा किसी दूसरे के ऊपर नहीं फोड़ना। अपनी असफलता का मतलब यह है कि हमने ठीक से प्रयास नहीं किया, और ठीक से प्रयास नहीं होगा तो आप नहीं बनेंगे, पक्की बात है, नहीं बनेंगे। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बोल दिया, सिविल सर्विसेज के फील्ड में कभी चमत्कार नहीं होता, इसमें आपको किसी भी फील्ड में नहीं होता, मेहनत ही रंग लाती है। आप जो मेहनत करते हैं वो रंग लेके आती है, बाकायदा रिजल्ट लेके आती है, वो आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई तरीका नहीं, कोई कृपा, कहीं कोई लच्छा डोरा, कहीं कोई अंगूठी, कोई देवी देवता, ग्रह नक्षत्र, कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म, आपका विश्वास, आपकी मेहनत, निरंतरता और आपका धैर्य और आपका कौशल, आपका जो स्किल है वो डेवलप करना पड़ेगा, उसमें उत्कृष्टता लानी पड़ेगी, एक्सीलेंस लाना पड़ेगा, तब जाकर के। कई लोग बोलते हैं 1 साल में सर आपने कोर्स रखा। 1 साल का कोर्स हमने इसलिए रखा कि 1 साल में सिलेबस को पूरा किया जा सकता है, होमवर्क बताया जा सकता है क्या क्या करना है। ये वॉकर से चलने जैसा है, मैंने आपको बताया था कई मामलों में कि वॉकर जैसे जो चलता है, छोटा बच्चा है तो वॉकर से चलाया जाता है। तो 1 साल के लिए वॉकर ठीक है, फिर आपको अपने कदमों पे चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग नहीं चलना सीख पाते तो उनसे थोड़ा और वॉकर ले लो भाई, बार बार बीच बीच में रुक रुक के सहारा ले लो, ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ लोग 2 साल में चलना सीखते हैं,
जिन लोगों के पास समय है वो 3 साल भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो 21 साल के, ये भी 2-3 साल बाद होंगे तो 3 साल कोचिंग कर सकते हैं। और किसी को लगता है कि नहीं, मेरे अंदर अनुशासन की कमी आ जाती है, मेरे परिवार का माहौल नेगेटिव है, मेरे आसपास वाले ज्यादा नेगेटिव हैं, मुझे बार बार डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मैं बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता हूं उनकी बातों से, तो आपको कंटिन्यूअस करनी चाहिए, क्योंकि फिर हमारे संपर्क में रहेंगे आप। तो आपने देखा होगा ना कि कोविड के समय में भी कहा जा रहा है कि सब लोगों को यहाँ भर्ती होने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग घर पे भी ठीक हो सकते हैं। तो जिन लोगों की बीमारी कम है, जो लोग कम प्रभावित होते हैं, वो घर पे हमारे बिना गाइडेंस के भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमने बता दिया क्या क्या करना है, वो करते रहें। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोग फिर वहां वेंटिलेटर की अचानक से जरूरत पड़ गई, तो अचानक से आईसीयू की जरूरत पड़ गई, तो अचानक से हमारी तबीयत खराब हो गई, तो वॉच करने वाला होना चाहिए, दिखाने वाला होना चाहिए, तो फिर आप भर्ती हो जाइए, तब आप कोचिंग में रहिए, मत जाइए घर पे। तो 2 तरह की कंडीशन कि यदि आपको लगता है कि आपको, और देखिए एक और चीज है, आपने बचपन से लेकर अभी तक की लाइफ कैसे जी, हम बार बार यही बताते हैं आपको कि आपने अभी तक अपनी जिंदगी में यदि खूब अच्छे से पढ़ाई की है, खूब मेहनत की है, और आप बिल्कुल सिलेक्शन के कगार पे हैं, जैसे सिलेक्शन हो रहा है 67 क्वेश्चन पे या 65 क्वेश्चन पे, और आप अभी 64 के आसपास हैं, है ना, तो ऐसे में फिर कोचिंग क्लास एकदम से मदद कर देता है, कोचिंग को फालतू में ही श्रेय मिल जाता है, क्योंकि उसने तो 2-3 क्वेश्चन का ही कॉन्ट्रीब्यूशन किया। आप थे 64 पे, कोचिंग ने आपको 67 पे ला दिया, और आप सिलेक्ट हो गए, आपने क्रेडिट दे दिया कोचिंग को कि कोचिंग की वजह से हम सिलेक्ट हुए, जबकि कोचिंग का रोल तो केवल 3 क्वेश्चन का था, 64 पे तो आप ही थे। लेकिन यदि आप 30 पे हैं, 40 पे हैं, और कोचिंग यदि आपको अभी 50 पे ले चली गई है, 55 पे ले चली गई है, या 60 के आसपास ले चली गई है, तो फिर कोचिंग आपको 70 पे भी ले जा सकती है, 75 पे भी ले जा सकती है, 67 पे तो ऑब्वियसली ले ही चली जाएगी। तब आपके लिए कोचिंग कंटिन्यू करना, आगे बढ़ाना और ज्यादा फायदेमंद होगा। पहले आप थे कहां पर और आप कहां पर पहुंचे, तो जो जितना ज्यादा पीछे है उसको उतनी ज्यादा कोचिंग करना पड़ेगी, उसको उतना समय लगेगा। और अगर आप बॉर्डर पे आते हैं कि नहीं सर 64 तो हमारे ठीक होते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, हर साल में 2-3 क्वेश्चन से लटक जाता हूँ, तो बस वो 6 महीने में, साल भर में पकड़ लेगा उस चीज को, 6 महीने में, साल भर में वो कोचिंग करके निकाल लेगा उसको, तो कोचिंग को फालतू श्रेय मिलेगा। फालतू तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो था 64 पे, और 67, 68 तक तो कोचिंग लेके आई है। लेकिन अगर वो मेहनत करता है ईमानदारी से, डिसिप्लिन से, तो हो सकता है वो घर पे, हो सकता है कि वो बिना कोचिंग के सिलेक्ट हो सकता था, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, और वो रिस्क न लेकर के कोचिंग ज्वाइन करना चाहता था, उसने कोचिंग ज्वाइन की, वो सिलेक्ट हो गया, तो क्रेडिट दे देता है कोचिंग को। ऐसे दिल्ली में अधिकांश कोचिंग को यही वाला श्रेय मिलता है कि सब बॉर्डर वाले होते हैं, कोचिंग वाले उसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, टेस्ट लेते हैं, हल्का फुल्का पढ़ाते हैं, वो भी अपना वो तो अपना 100% देता है, क्योंकि वो तो 64 पे पहुंचा है, इसका मतलब मेहनती तो है, और 67 क्वेश्चन पे जैसे ही पहुंचेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी और एससी एसटी के लिए आप थोड़ा थोड़ा नीचे आते जाइए, 1-1, 2-2 क्वेश्चन, तो कट ऑफ जो है वो उस तरह का हो जाता है। तो कोचिंग क्लासेस को कई बार ऐसे अनावश्यक श्रेय मिल जाता है, लेकिन कोचिंग का रोल तब बहुत बड़ा हो जाता है कि आप आए थे तब 40 पे थे, 45 पे थे, 30 पे थे, 35 पे थे, अब आप 67 पे पहुंचे, और मान लीजिए 1 साल की कोचिंग के बाद अभी आप 61 पे हैं, 58 पे हैं, तो आप आए तब क्या थे? आए थे तब तो आपके 30 सही होते थे, 35 सही होते थे, आज 59 पे पहुंच गए। इसका मतलब है कि यदि आप 1 साल कोचिंग और करेंगे तो 67 पहुंच जाएंगे। तो ये रहता है कोचिंग का कंट्रीब्यूशन, इस तरह से रहता है। तो अलग अलग व्यक्ति को अपने अपने परिवेश के हिसाब से, अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, परिवार वालों की सामर्थ्य के हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए। लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीजों से आगाह करने की कोशिश की है कि अपने आलोचकों से दूर रहें। आलोचकों को वैसे तो पास रखना चाहिए, उससे सुधार आता है, लेकिन कई बार होता है कि हम लोग निराश हो जाते हैं। तो निराश करने वाले व्यक्तियों, जो हमको निराश करते हो, ऐसे व्यक्तियों से बात मत कीजिए। घर वाले भी कई बार क्या होता है, वो ध्यान नहीं रखते हैं। जो आदमी आपको निराश करता है उसका संदेश आप तक पहुंचा ही देते हैं। वो तो यही चाहता है कि आप तक संदेश पहुंच जाए और आप निराश हो जाए, और आप उससे बात नहीं करते सीधे, तो वो आपके घर वालों से बात करता है। तो फिर घर वाले आपको फोन, जब भी आप फोन करते हैं घर वाले आपको बताते हैं, वो मिले थे, अंकल बता रहे थे बेटा
तुम्हारे फूफा बता रहे थे, मौसा बता रहे थे कैसे होता नहीं सिलेक्शन। अब आप अपना सर ठोक लेंगे, भाई उनकी मुझे बात सुनना नहीं, मैं उनको इम्पोर्टेंस देता नहीं। अब क्यों आप बार बार ये मौसा फूफा लेके आ जाते हो? उनको अकल नहीं है दो दो कौड़ी की, पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ के आ गए, क्या समझ में आ गए, कौन है क्या है, खुद ने क्या किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ढेरों। अब ढेरों होंगे ना, सफल तो 1000 लोग होंगे। मान ले जाए 5 लाख लोगों ने तैयारी शुरू की या 2 लाख लोगों ने कोचिंग की, तो ये 1 लाख लोगों ने कोचिंग की, हम कहें कि 1 लाख लोगों ने कोचिंग की, तो 1000 सेलेक्ट हुए, तो 99,000 तो घूम रहे ना मौसा फूफा बन के। तो ये सब समस्याएं खड़ी करते रहेंगे आपके लिए। तो 99 लोग तो बड़ी संख्या तो उन्हीं लोगों की जो समस्या खड़ी करते हैं, जो बताते हैं कि ये असंभव है, ये आपसे नहीं हो पाएगा, हमसे भी नहीं हुआ था। अब तुम पता नहीं क्या कर रहे थे वहां तैयारी करते समय में, तुमसे नहीं हुआ तो क्या हमसे भी नहीं होगा? तो ऐसे बहुत लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड बहुत लोग हैं। किसी के चक्कर में मत आइए, अपने मन की सुनिए, अपनी बात सुनिए, करिए, होगा। 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में होगा। और देखिए, मान लीजिए आप अभी 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, और मान लीजिए अभी आप नहीं बन पाए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कभी नहीं बनेंगे। 25-26 में नहीं बन पाया और मान लीजिए आपने तैयारी छोड़ दी और 30 में भी आप बेरोजगार हैं या अपना ही कोई काम देख रहे हैं, तो उस समय लगेगा ना कि यार मतलब 30 साल के हो गए हैं, अभी भी हम लोग उस तरह से सेटल नहीं हुए। अगर 2 साल और तैयारी कर लिए होते तो हम तो बन जाते 28 में, और अभी 2 साल सीनियर भी हो गए होते, मतलब 2 साल नौकरी करते हुए हो गए होते। तो ये अभी 25 में जो आपको लगता है कि बहुत तैयारी हो गई और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और क्या पता क्या नहीं होगा, हम तो कोई कुछ दूसरा करेंगे, तो वो जो जब आप 30 साल के हो जाएंगे तब लगेगा कि यार 28 में भी बन गए होते तो क्या बुरा था। यानी 3 साल और कर लिए होते 25 के बाद तैयारी, और जम के तैयारी करके अगर 28 में बन गए होते तो आज तो इस दशा में ना होते ना, इससे तो बड़े ही होते। तो दरअसल क्या होता है कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बीतती जाती है, फिर वो जो कुछ भी भागते भूत की लंगोटी टाइप है, यानी जो कुछ भी उसके हाथ लगा है वो लेना चाहता है। और आज हम अभी पूरा हारा हुआ महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि 23 साल के हैं, 24 साल के हैं, अरे अपने 3 साल बिगाड़ दिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। और ऐसा लगने लगता है जैसे दुनिया खत्म होने जा रही है। देखिए, दुनिया कोई खत्म नहीं हो रही। आप 23 साल में बने, 28 साल में, जल्दी बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे कई साथी जो MBBS MD करके और इस फील्ड में आए हैं, वो तो 30 साल में बने, क्योंकि उनका कॉलेज ही इंटर्नशिप और फिर MBBS, फिर इंटर्नशिप, फिर कॉलेज, मतलब अपना MD PG कॉलेज। तो उनका जो PG हुआ वो करते करते 29 साल के हो गए वो, और 29 साल की उम्र में जाकर के वो सिविल सर्विसेज में आए, तो 30वें साल में जाकर के नौकरी लगी, फिर शादी हुई। और जैसे हमारी शादी 25 साल की उम्र में हो गई और हमारा बच्चा जो है वो 26वें साल में हमारे यहाँ बच्चा आ गया। और हमारे जो दूसरे साथी हैं उनकी 31वें साल में, 32वें साल में शादी हो रही है, क्योंकि वो 30 साल की उम्र में तो ट्रेनिंग में जा रहे हैं। तो अब उनके बच्चे हमसे 6-7 साल, 8 साल छोटे हैं, हमारे बच्चे से 7-8 साल छोटे बच्चे उनके। तो उनको लगता है कि ये इनका बच्चा तो अब 20-21 साल का होने जा रहा है अभी ये इस उम्र में, और हमारा बच्चा तो 20-21 साल का अभी 7-8 साल बाद होगा, यानी जब हम रिटायर हो जाएंगे, 57 साल के हो जाएंगे। तो कई लोगों का जो उम्र है वो ज्यादा भी होगा, और पर वो आज IAS है, आज IPS है, बहुत अच्छे पद पे हैं, ठीक है। उनकी जिम्मेदारियां उन्होंने बहुत देर से ओढ़ी और देर से उनके पास जिम्मेदारियां आई। तो दरअसल मैं आपको भविष्य का दर्शन भी बता रहा हूं कि आपका जो भविष्य है वो आपके हाथ में है, और आपके भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन आप जिस भी उम्र में बनेंगे, आप अधिकारी बनेंगे, तो आपका जीवन सफल होगा, बहुत अच्छे आप जीवन को बिता पाएंगे, बहुत अच्छे से रह पाएंगे। तो अभी चीजों को नजरअंदाज करना सीखिए, जो आपके विरोधी हैं उनको आपको कुछ करके जवाब देना चाहिए, पोस्ट पे आकर के जवाब, फिर जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सब आ जाएंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि सर वो आप सही कहते हो, पहले हमारे को बहुत दिक्कत आती थी, अब वो उनकी हिम्मत ही नहीं होती, अब घर पे ही नहीं फटकते हो, अब आते ही नहीं है। तो ये सब चीजें छूट जाती हैं, बहुत पीछे छूट जाती हैं। आपका लक्ष्य आपको याद रहता है,
आपका बनना याद रहता है, और बनते जरूर हैं, ध्यान रखिए। जो व्यक्ति गहरा उतरता जाता है ज्ञान के सागर में, उसको अप्लाई करना सीख जाता है, एग्जाम में लिखने लग जाता है, वो बनता है, बन के रहता है। हमने लोगों को बनते हुए देखा है, बहुत लोगों को बनते हुए देखा है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं, वो कल भी मैं बात कर रहा था कि वो हार मान लेते हैं, थक जाते हैं और अपनी मनस्थिति पे परिस्थितियों को हावी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, मनस्थिति बदल लीजिए, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। अगर आप मनस्थितियों पे परिस्थितियों को हावी होने देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, और गाइडेंस में रहना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि आज आखिरी क्लास है। तो इसके बाद जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उन लोगों को मौका नहीं दे पाएंगे हम लोग सोमवार से। तो आज की कक्षा के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, फीस जमा करनी चाहिए और रिन्यू करा लीजिए अपना। तो फिर आप मंडे से क्लासेस में शामिल हो पाएंगे। नहीं तो फिर प्रारंभिक क्लासेस, कुछ स्पेशल क्लासेस भी होंगी, क्योंकि नए कोर्स को शुरू कर रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं, नए लोग भी जुड़ रहे हैं। तो उनके हिसाब से बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, और फिर से टेस्ट शुरू होंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है इसमें शामिल होंगे और इसको अच्छे से करेंगे। आप सबको लोग भविष्य की शुभकामनाएं। अब क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए, इंडिया इज टेकिंग अप द क्लाइमेट चेंज इश्यू सीरियसली। अभी आपने ग्रेटा वाली पूरी बात देखी, और अब हम इस आर्टिकल को देख रहे हैं। So India is taking up the climate change issue seriously only to witness a lack of enthusiasm from the rich industrialized world. तो आप दुनिया के अमीर देशों का तो आप जानते हैं ना, वो तो उस तरह से काम करता नहीं। So how nations behave today, we see a lot of positive climate diplomacy of nations and youth mobilization on climate change action. Can it come together to deliver big change? तो सबको साथ आने की जरूरत है अगर बड़ा परिवर्तन लाना है तो। UN Climate Action Summit, the United Nations Secretary General called for it and wanted to bring big change. He wanted to remind all nations that we are doing too little. तो यही वाली बात आई थी, too late, कि हम जो है कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं और बहुत देरी से कर रहे हैं। हमने अभी पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं in face of mounting evidence. So various scientific inputs. तो क्या क्या ये 5 चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए दुनिया के देशों ने क्या किया, क्या सफिशिएंट किया, क्या नहीं किया। So 2015-2020 is likely going to be the warmest of equivalent recorded periods. तो अभी तक के recorded periods में, यानी जितना भी कुछ अभी तक का रिकॉर्ड रहा है उसमें 2015 से 2020 का जो समय है ये सबसे गर्म है। सी लेवल राइज इज एक्सेलरेटिंग, बहुत तेज गति से सी लेवल बढ़ रहा है। ओशंस आर 26% मोर एसिडिक देन सिंस 1850s। 1850 में जो ओशंस की स्थिति हुआ करती थी उससे 26% ज्यादा एसिडिक हो चुके हैं। सदर्न यूरोप इज विटनेसिंग रेगुलर हीट वेव्स। तो जो सदर्न यूरोप है वहां पर आप हीट वेव्स देख रहे हैं जो कभी नहीं हुआ करती थी। Ranging fires are seen in Amazon, Central Africa, Siberia, तो और ऑस्ट्रेलिया आल्सो, ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखते थे बाद में। तो रैगिंग फायर्स, तो अमेजोन की जो फायर्स है वो लगभग अभी पिछले जितने भी एडिट्स हैं, यानी कि जुलाई से लेकर नवंबर तक की जो खबरें थी उसमें अमेजोन की फायर्स काफी चर्चा में आई थी। सो इंडिविजुअल इवेंट्स कैन बी लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज, but carbon dioxide concentration are constantly rising and going rates, they would not go down by 2030. तो ये चीजें जो है अब कुल मिला करके हमको
इंडिविजुअल लेवल पर भी काफी एफर्ट्स करने की जरूरत है. सो नेशनलिज्म ट्रम्प्स एक्शन. Sadly, in many nations, the rise of nationalism is creating a short-term mindset focused on self-preservation. हम सेल्फ प्रिजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं. और खास करके आपने देखा होगा कि जो देश है जैसे ब्राजील है या कोई भी ऐसा देश है, तो वो अपने आप को बोलते हैं कि हम मतलब अपना नेशनलिज्म का एजेंडा आगे रख देते हैं और बोलते हैं कि हम कर रहे हैं और ये हमारा अंदरूनी मामला है. तो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता. कल भी आपको बताया था ट्रांसनेशनल है, एंडेमिक नहीं है. सो बट क्लाइमेट चेंज एक्शंस डिमांड्स ए ग्लोबल कोऑर्डिनेट एक्शन. तो बार बार यही बात उठ रही है कि ट्रांसनेशनल एफर्ट्स जो है वो आने चाहिए. ट्रम्प इन यूएस हैज रोल्ड बैक मेनी एक्शंस. क्लाइमेट डील से वापस जाना तो उसका एक ही है, इन द नेम ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. सेम फॉर ब्राजील. ब्राजील भी यही कहता है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है. सो 2 होप्स फॉर यूएन सेक्रेटरी जनरल. यूएन सेक्रेटरी जनरल के लिए 2 उम्मीद है. He asked nations to increase the commitments for emissions reduction made as part of the Paris Climate Deal 2015. Some have committed, but large ones like US, Japan, Brazil, etc. are non-committal. India and China have clarified the need to have better financing first, but not much may come out of it. दूसरा पॉइंट है, he wants some specific action portfolios, energy transition towards low carbon, making cities more climate friendly, making steel and cement industries more carbon friendly, and all these needs domestic action. तो आपको domestic action के रूप में क्या करना है और एमिशन रिडक्शन के लिए किस किस प्रकार के पेरिस क्लाइमेट डील के फॉलोअप में क्या करना है. तो ये चीजें यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के लिए 2 उम्मीदें हैं. व्हाट फॉर इंडिया. इंडिया के लिए क्या है. सैडली ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑन क्लाइमेट एक्शन इज वेरी बिग टुडे. इंडिया इज गोइंग टू बी हिट हार्ड बाय क्लाइमेट चेंज. भारत को सीधा सीधा नुकसान होने वाला है. वी मस्ट आस्क फॉर मोर. इंडिया इज गोइंग फॉर मोर रिन्यूएबल एनर्जी. हमें काम करना पड़ेगा. इंडिया के टारगेट्स आपको बता दिए हैं, एनडीसीज हमने बात कर ली है कल वाले लेक्चर में. बट वी आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली प्रमोटिंग कोल बेस्ड एनर्जी. ह्यूस्टन इज द ऑयल कैपिटल ऑफ यूएस. और हम लोग जो है, हम लोगों के टारगेट अलग अलग. कोल के मामले में क्या करेंगे, एनर्जी में हम रिन्यूएबल में कितना करेंगे, फॉरेस्ट कवर को कितना बढ़ाएंगे, यानी कि कार्बन सिंक बढ़ाने में कितना पैसा खर्च करेंगे, कितना टन हम कार्बन सिंक बढ़ाने की बात कर रहे हैं. ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं. अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना बोथ आर बीइंग हर्ट बाय क्लाइमेट चेंज, बट कैन द टू कम टुगेदर टू हेल्प अफ्रीका ग्रो थ्रू आरी रादर देन फॉसिल फ्यूल. तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली बात है, इसको बढ़ाने की चीज है देन फॉसिल फ्यूल्स. तो रिन्यूएबल एनर्जी पे जितना ज्यादा डिपेंड करेंगे उतना जल्दी हम लोग इन टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे. तो चलिए आज की बात खत्म करते हैं. और जो लोग विदा ले रहे हैं, आप आगे से जो है क्लास में नहीं आएंगे, वो रेगुलर जो है हमारी YouTube की जो सप्ताह की 2 क्लासेस डलती हैं उनको देखते रहें. और बाकी लोग जो जुड़ना चाहते हैं उनको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. जितने भी लोग अभी हैं उन सबको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. तो आज दोपहर बाद आपको वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगी. तो करीब 2 बजे बाद जो है आप वेबसाइट पे लिंक पे चले जाइएगा, है ना. तो आपको वहां काम हो जाएगा, आपका कर लीजिएगा उसको. तो और जो लोग फीस जमा करेंगे उसमें और फिर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हो जाएगा. ठीक है. और जिन लोगों का अभी टाइम बचा हुआ है, आगे अभी अभी ज्वाइन जिनने किया है और अभी हमारे साथ साल भर रहेंगे, 6 महीना रहेंगे, ऐसे लोग जाकर के फॉर्म डाल सकते हैं और अपनी डेट लिख सकते हैं उसमें कि उनने फीस कब जमा कराई थी, उसकी डेट लिख सकते हैं. तो उससे उनका काम हो जाएगा.